बच्चे आपके आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन फैक्टर। आज हम उसको डील करेंगे। ये मैंने पूरा ऐसा नहीं है कि इसमें सारे फैक्ट्स करें इनेबल, मेन हमने गेट एमएसक्यू के लिए करा है, लेकिन आईसीआर वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें भी काफ़ी फैक्ट्स हमने इंक्लूड करे हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं साउंड प्रेशर लेवल। देखो एसपीएल क्या होता है? एसपीएल आपका होता है 20 log 10 PRMS डिवाइड बाई P रेफरेंस, राइट। इट्स योर एसपीएल फॉर्मूला, इट्स योर साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखना, कैल्सी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसका जो पी रेफरेंस प्रेशर होता है वो होता है आपका 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन आपका सबसे पहले बनता है कि जो एसपीएल फॉर्मूले में रेफरेंस प्रेशर क्या होता है, तो आपका ये हो गया। एसपीएल किससे मेजर करते हैं? डेसिबल में। किससे मेजर करते हैं? डेसिबल में। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि हमारा जो हम नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एक हम आईसीआर का कर रहे हैं, एक यूपीपीसीएस का कर रहे हैं और एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हमने जो ये सोचा कि दिसंबर तक, ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन दिसंबर तक हमने टारगेट अपना रखा है। हो सकता है मार्च अप्रैल कहीं तक चले जाए, लेकिन दिसंबर में हमारा ये कि आईसीआर का कोर्स भी बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, आईसीआर के लिए, यूपीएससी के लिए, आईएफएस के लिए, ऑप्शनल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। तो ये हम कोर्स जो है दिसंबर तक, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सर्विस हो गया, ये सब जो है दिसंबर तक लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये आरएमएस क्या है? इट्स अ रूट मीन स्क्वायर प्रेशर, रूट मीन स्क्वायर प्रेशर। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप साउंड प्रेशर को डबल कर दोगे तो नॉइस में कितना इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर आप दो सेम लेवल के साउंड रखोगे, जैसे सपोज करो एक साउंड लेवल 80 dB का है, दूसरा साउंड लेवल 80 dB का है, ठीक है ना। आप सोचो ये ट्रैक्टर है 80 dB का साउंड कर रहा है, ये 80 dB का साउंड कर रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, ऑपरेटर क्या खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है ऑपरेटर, तो इसको इतने का साउंड दिखाई देगा। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो अगर आप देखोगे एसपीएल, अगर मैं इसी में करूं तो आपका SPL1 कितना हो जाएगा? इट विल बी 20 log 10। सपोज करो मैं पहले वाले प्रेशर को P1 मान रहा हूं, तो इट विल बी P1 डिवाइड बाई P रेफरेंस। रेफरेंस तो सेम रहेगा भाई। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, डबल करने पे क्या होता है आप लोग याद करते हो। SPL2 इट विल बी 20 log 10 P2 डिवाइड बाई P रेफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो SPL2 माइनस SPL1 ये क्या हो जाएगा? 20 log, अब आपको ये तो पता है ना, a माइनस बी डिवाइड बाई क्या होता है? a बाई बी। तो ये जगह P2 बाई P1। P2 बाई P1 क्या है? ट्वाइस। ये क्या हो गया? ट्वाइस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 dB का इंक्रीज। इट मीन्स इफ यू डबल द प्रेशर द साउंड विल इंक्रीज बाई द 6 डेसिबल। ये आप याद भी कर सकते हो, पेपर में निकाल भी सकते हो। दूसरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर दो सेम लेवल के साउंड आती है तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिखो एक, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बनते हैं, या आईसीआर वगैरह के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। क्या क्वेश्चन क्या है सर? एक ट्रैक्टर जो है 80 dB से ऑपरेट हो रहा है, ये भी 80 dB से ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे कोई ऑपरेटर खड़ा है, तो बताओ इसको कितना साउंड सुनाई देगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एसपीएल कंबाइन, ये होता है 10 log 10 10 to the power SPL1/10 प्लस 10 to the power SPL2/10 एंड सो ऑन। मतलब पहले ये समेशन करो, फिर ये log 10 ब्रैकेट में, फिर उसका log लो, फिर ये 10 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एन एग्जांपल इसके लिए बात करें तो हो जाएगा 10 log 10। ये तो ऐसे ही है फॉर्मूला। यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? 10 to the power 80/10 प्लस 10 to the power 80/10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 10 की पावर 8। इन दोनों को सम करोगे तो इट विल बी 2 × 10 की पावर 8। इसका log ले लो, फिर इसके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है 83 dB। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 80 dB का साउंड कर रहा है एक ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है, ये 80 dB का साउंड कर रहा है, ऑपरेटर को 160 सुनाई देगा। नहीं, जब दो सेम लेवल के साउंड होते हैं तो साउंड आपका 3 dB से इंक्रीज हो जाता है। सो वट विल हैपन, द साउंड विल इंक्रीज बाय द 3 डेसिबल, तो जो आपने देखा भी। तो ये फॉर्मूला बहुत मेन है, ये फॉर्मूला बहुत मेन है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप दो साउंड के सेम है तो 83, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में, वो ऐसे दे देगा कि एक इम्प्लीमेंट है जो 90 dB से ऑपरेट हो रहा है, एक ट्रैक्टर है जो 100 dB से ऑपरेट हो रहा है, एक और इम्प्लीमेंट है जो 110 dB से ऑपरेट हो रहा है। बताओ रिजल्टेंट साउंड क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट साउंड कैसे निकालोगे। 10 log 10 10 to the power 90/10 10 to the power 100/10 प्लस 10 to the power 100/10। यहाँ से निकाल लोगे भाई, ये ब्रैकेट में रख दो, यहाँ से आ जाएगा रिजल्टेंट साउंड आपका। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो।
अब हम पढ़ते हैं आपके नॉइस परमिसिबल लेवल के। ये देखो, अगर आप ट्रैक्टर पे हो तो 85 जो डेसिबल है वो आपका होता है अपर सेफ लेवल। मतलब अगर आप कोई भी ऑपरेटर ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है, मैं पूछूंगा अपर सेफ लेवल क्या है, नॉइस का 85 dB है, लेकिन मैं पूछूंगा उसको कहाँ तक वो खड़ा हो सकता है। जनरली 85 dB, लेकिन 90 dB तक कंपनी उसको अलाउ कर देती है। तो मैक्सिमम साउंड दैट द ऑपरेटर कैन हियर इन एनी ट्रैक्टर इट विल बी 90 dB, इट्स अ मैक्सिमम साउंड लेवल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, कितनी आपकी परमिसिबल लिमिट रहेगी। तो ये आपको याद करनी है। एक OSHA की टेबल होती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एजेंसी, इन्होंने एक टेबल डिजाइन करी है, और देखना भी टेबल 85 dB 16 घंटे के लिए। मतलब अगर आप 16 घंटे तक कोई काम कर रहा है तो वो 85 dB से ऊपर ना जाए। 8 घंटे के लिए 90 dB, 4 घंटे के लिए 95 dB, 2 घंटे के लिए 100 dB, 1 घंटे के लिए 105, 30 मिनट के लिए 110 एंड 15 मिनट के लिए 13 मिनट है, 15 मिनट है, ब्लैक बोर्ड में दिखाई ना दे रहा हो तो 1 घंटे के लिए 105, 30 मिनट के लिए 110 और 15 मिनट के लिए 115। बहुत मेन है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये टेबल ना याद नहीं होती, लेकिन हमने इसकी ट्रिक निकाली है। ट्रिक क्या है? ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल साउंड लेवल, और ये क्या है? टाइम। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तुम जरा ध्यान से देखो, 16 घंटे अगर कोई काम कर रहा है तो वो 85 dB से ऊपर ना है। जैसे ही आप टाइम को हाफ करते हो तो ये 5 dB से इंक्रीज हो जाता है। इट विल इंक्रीज बाई +5, इट विल इंक्रीज बाई +5, इट विल इंक्रीज बाई +5, +5, +5 एंड +5। इट मीन्स इफ यू डिक्रीज द टाइम बाई हाफ, द नॉइस लेवल विल इंक्रीज बाई 5। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। लेकिन इसके बीच की वैल्यू भी होती है। क्या होती है इसके बीच की वैल्यू? जैसे अगर पूछा जाए तो 6 आवर में, ये आपको याद करनी पड़ेगी। 6 आवर में कितनी होगी? तो 6 आवर में होती है आपकी 92। 3 आवर में, 3 आवर में आपकी होगी कितनी? 97। ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। हाँ, 1.5 आवर का हो गया। 1.5 आवर, 1.5 आवर में आपकी है 102। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, डेसिबल में है सब। अच्छा, इसको भी याद करने की ट्रिक है। देखो, अगर मान लो कि आपको 8 का पता है, 4 का पता है, आप दोनों के बीच का निकालना है ना, तो जनरली हमने ये देखा है, ये याद करने की ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इससे 2 ज्यादा है। ऐसी मुझे इसका तो पता ही है, क्योंकि मैं हाफ करके निकाल लूंगा। 4 और 2 का, मुझे 3 का पूछा है, ये इससे 2 ज्यादा है। ऐसी मुझे इसका पता है तो ये इससे 2 ज्यादा है। तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि यार ये 2 ज्यादा है। तो आप जो है यहां से याद कर सकते हो। ये टेबल याद करना। क्वेश्चन कैसे बनेगा? अ मैन हु इज वर्किंग 8 hours a day, what will be the maximum sound limit? 90 dB. A man who is working 2 hours a day, what is the maximum sound limit? 100 dB. A man who is working 15 minutes in a day, what is the maximum sound level? 115 dB. ऐसे करके जो है क्वेश्चन बनेंगे इससे, एक एक नंबर के। अच्छा, 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, अपर सेफ लेवल क्या कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बनता है नॉइस डोज का, उसको क्लियर करते हैं। किसका? नॉइस डोज। नॉइस डोज क्या होता है? एक्चुअल एक्सपोजर टाइम, एक्चुअल एक्सपोजर टाइम डिवाइड बाई मैक्सिमम परमिसिबल टाइम। अब जरा ध्यान से देखो, मतलब क्वेश्चन क्या है? 10 से 12 घंटे, एक सुबह एक इंसान आया, उसने 10 से 12 घंटे तक 85 dB पे काम करा। शाम के 2 से 4 बजे तक उसने 100 dB पे काम करा। ठीक है, तो बताओ उसका नॉइस डोज उसे कितनी दोगे? उसको चाहिए या नहीं चाहिए? पहली बात तो यही। अगर 100% से ऊपर होता है, अगर ये देखिए फ्रैक्शन में है, अगर मैं यही परसेंट में लिखूंगा तो क्या कर दूंगा? एक्चुअल डिवाइड बाई मैक्सिमम इंटू 100। ठीक है, अब आपको ये पता है यार 85 dB पे अगर उसने, मैं देखूं एक्चुअल टाइम उसने कितना करा, ये AM है, ये PM है। 10 से 12 बजे तक सुबह करा, यानी 2 घंटे काम करा। यहां भी उसने 2 से 4 2 घंटे काम करा, यानी मुझे उसका एक्चुअल टाइम तो निकल गया। अब अगर मुझे ये बताओ कि 85 dB मैक्सिमम टाइम कितना अलाउ करा था, तो आपको टेबल में आना पड़ेगा, और टेबल आपको देगा नहीं। 85 dB पे 16 होता है, फिर आपको पता है 90 dB पे ये 5 से बड़ा है, ये हाफ कर दो 8 आवर, इसको हाफ करोगे ये 5 से बढ़ जाएगा
95, इसको हाफ करोगे फिर ये 5 से बढ़ जाएगा 100। आपको किस का चाहिए? 85 dB पे कितने घंटे काम कर सकता है? 16 घंटे। सो इसको हम दिखाते हैं ए से, इसको हम दिखाते हैं सी से, अपनी मर्जी है, ये एक्चुअल टाइम है, इट्स अ कैलकुलेटेड परमिसिबल टाइम। सो ये हो गया सी। ऐसी 100 dB का कितना हो गया? ये 2। तो अगर आप नॉइस डोज निकालोगे डी, तो इट विल बी 2/16 प्लस 2/2 इंटू 100। तो अगर ये 100% से इंक्रीज आता है तो उसको डोज चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है डील करते हो, ठीक है। लेकिन आपको टेबल याद करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या पढ़नी पड़ेगी? टेबल याद करनी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे आपकी साउंड क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं आपके ट्रांसमिसिबिलिटी को, ठीक है। थोड़ा वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज योर ट्रांसमिसिबिलिटी? ये सपोज करो ये स्प्रिंग है, ये मास है m, ठीक है। अब देखो ये 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होते हैं फ्री वाइब्रेशन, एक होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन, और एक होता है फोर्स वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? जो ऑपरेटर और सीट है, अगर मैं उसको स्प्रिंग मास सिस्टम बना रहा हूँ, मतलब उसमें सिर्फ स्प्रिंग होगा और ये सब होगा, यानी उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो आपका फ्री वाइब्रेशन होता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होगा? उसमें एक डैम्पर और आ जाएगा, मतलब इट्स अ फ्री वाइब्रेशन, वहां पे एक डैम्पर और आ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन आ जाएगा, तो वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डैम्पर, ठीक है। अभी देखते हैं आना। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डैम्पिंग एंड एक एक्साइटिंग फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक फोर्स आ जाएगी, F = F0 cos ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, मतलब एक अनबैलेंस फोर्स आ गई, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको यह पढ़ना है ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, क्रिटिकल डैम्पिंग रेट और डैम्पिंग फैक्टर। ये बहुत, मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो सबसे ज़्यादा, उसका वो भी फॉर्मूला 1 नंबर में पूछ सकता है वो, कि आ जाएगा मैच दो कॉलम में ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होती है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है? सपोज करो ये आपकी जो ट्रैक्टर चेसिस है वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है, एक्सीलरेशन से वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ पे एक सीट है जिसपे ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है? द वाइब्रेशन एक्सपीरियंस बाय द ऑपरेटर, वाइब्रेशन एक्सीलरेशन experienced by the operator divided by the vibration experienced by the cab floor, by the cab। ये ट्रैक्टर चेसिस कर लो, कैब फ्लोर, मतलब ट्रैक्टर पे कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। सपोज करो ट्रैक्टर हिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑपरेटर को फील ना हो, तो मैं क्या करूंगा? ऑपरेटर को सपोज करो 1 पहुंच रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड, मतलब हमने उसको 50% से डिक्रीज कर दिया, तो ये जाएगी 50, इट मीन 1/2, राइट। तो ये क्या दिखाता है कि आपके कितने एक्सीलरेशन जो है ऑपरेटर तक पहुंच रही है, ये उसको मुझे मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे होगी? फॉर अ प्रॉपर सी डिजाइन द ट्रांसमिसिबिलिटी शुड बी लेस देन 1। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा, इसकी रेंज क्या होती है? 0.5 to 0.65 के बीच में, याद कर लो। तीसरा, इसकी बेस्ट कंडीशन क्या है? अगर आपकी ट्रैक्टर चेसिस और सीट की फ्रीक्वेंसी का रेशियो √2 से ज्यादा होगा तो इट्स विल बी योर बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन। इसको नेचुरल वाइब्रेशन ही बोलते हैं, ओमेगा एन और ओमेगा एस एक ही बात है, लिख लो ओमेगा n/ओमेगा एस। तो ये 3 चीजें आपको याद करनी है, द ट्रांसमिसिबिलिटी, द आउटपुट एक्सीलरेशन। में ज्यादा डीप में नहीं आ रहा, और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे याद करोगे? देखो, एक होता है डैम्पिंग रेशियो। जैसे हमने डैम्पर इंट्रोड्यूस करा ना, तो यहाँ पे डैम्पिंग आया थी है। इस डैम्पिंग के कारण एक डैम्पिंग रेशियो बनता है जो हमारा होता है एक्चुअल सस्पेंशन रेट डिवाइड बाई क्रिटिकल सस्पेंशन रेट। क्या है? क्रिटिकल सस्पेंशन रेट। तो एक्चुअल सस्पेंशन रेट आपका होता है सी, ये होता है क्रिटिकल सी। तो डैम्पिंग रेशियो इसी को होता है, डैम्पिंग रेशियो को बोलते हैं, हम साइज से दिखाते हैं, इट इज C/cc। इट्स द एक्चुअल डैम्पिंग रेट, इट्स द क्रिटिकल डैम्पिंग रेट। डैम्पिंग रेट समझो तुम, डैम्पिंग है ना, डैम्पिंग रेट हो गया। अब ये बहुत बार पूछा गया, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर। सीसी का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है 2m ओमेगा एस। तो ये आपको फॉर्मूले जो है थोड़े याद करने पड़ेंगे। अगर मैं सारे कंबाइन करके यहाँ फॉर्मूले लिखूं, सर डैम्पिंग क्या हो जाएगा? C/cc, द cc इज 2m ओमेगा एस। ये फॉर्मूला अगर एक नंबर में आ गए तो वहां पे फिर एक क्वेश्चन नहीं लेगा। ओमेगा एस आपका होता है कम, कम याद करो। ये सिर्फ उसके लिए है जो आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहा है, KY के। गेट में तो पूरा समझा ही चुके हैं क्या होता है, गेट वालों को तो न्यूमेरिकल कराए हैं इसके बहुत ज्यादा, ठीक है। कम याद कर लो, ये सब हो गया। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो समझ में आया। अब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं।
तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको होता है ये 1, देखो पहले 2 साई आर, मैंने डैम्पिंग रेशियो बताया था साई सी डिवाइड बाई सी सी, एक होता है आर, आर आपका होता है ट्रैक्टर चेसिस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई द सीट फ्रीक्वेंसी, यही याद करो आप। टू सीट बोलो या नेचुरल वाइब्रेशन बोल दो, तो 2 साई आर का होल स्क्वायर नीचे करो, 2 साई आर का होल स्क्वायर नीचे करो, ऐसे ही याद करना। पहले पूरे का अंडर रूट लो, 2 साई आर स्क्वायर यहाँ लिख दो, 2 साई आर स्क्वायर यहाँ लिख दो, यहाँ भी प्लस कुछ होगा, यहाँ प्लस कुछ होगा, यहाँ 1 प्लस होगा, यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, वेयर आर इज दिस और द डैम्पिंग रेशियो इज दिस। ट्रांसमिसिबिलिटी की रेंज कितनी होगी, लेस देन 1 होगी, ऑप्टिमम 0.5 से 0.65 होती है, बहुत मेन है, बहुत बार पूछा गया 0.5 टू 0.65, वैसे 1 होगी। बेस्ट कंडीशन क्या होती है, जब इसकी वैल्यू √2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया। अब हम वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखो हम थोड़ा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इसकी थोड़ा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो एक आपका होता है ह्यूमन ईयर, ह्यूमन आपने सुना होगा भाई, साउंड पढ़ते थे आप, 3 तरह की वेव पढ़ते होगे वहाँ पे, याद करो, अल्ट्रासोनिक वेव, ये वाली वेव, वो वाली वेव। तो आपको पता होगा जो ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करता था वो आपकी होती थी 20 से 20 CR के बीच में, जो आपकी रेंज होती थी, इतनी आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते थे। 20 CR से ऊपर अल्ट्रासोनिक हो जाता था, राइट करो हर्ट्स में। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ईयर से। हमारे में अगर ट्रैक्टर में पूछेगी तो मनुष्य की जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन की, वो आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 16 से 20,000 हर्ट्स। अगर पूछूं कितनी लो तक वो सुन सकता है, 16, कितनी अपर तक सुन सकता है, 20,000। सो इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द ह्यूमन ईयर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैक्टर। बहुत मेन है ये, 20 नहीं है, 16 से 20,000 है। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन ईयर को सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट कहाँ पे होता है, मतलब कौन सा उसका सबसे ज्यादा मोस्ट हार्मफुल जोन है फ्रीक्वेंसी का, तो वो होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी में 1 से 20 हर्ट्स, जो ये वाला जोन होता है, इट्स वेरी हार्मफुल, ठीक है, इट्स अ वेरी हार्मफुल जोन फॉर द ह्यूमन ईयर इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट ट्रैक्टर साउंड। अगर आप ट्रैक्टर साउंड के बारे में बात कर रहे हो तो 1 से 20 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हार्मफुल है, लेकिन उसमें भी 1 से 20 हर्ट्स में भी जो 4 से 8 हर्ट्स का रीजन है वो तो आपका होता है ये वाला रीजन, ये बहुत पूछा जाता है। तो अगर मुझसे पूछा है कि कहां तक सह सकते हो 4 से 8 जो होता है ह्यूमन वाला, तो ये ध्यान रखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हार्मफुल वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया 4 से 8। तो ये चीजें क्लियर हो गई। 3 चीजें, ह्यूमन 20 से 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है। मोस्ट हार्मफुल जोन, सबसे भाई हार्मफुल मतलब क्या है, या तो बहुत ही कम लो कर दो, बहुत ज्यादा हाई कर दो, यानी 1 से 20 और ऊपर कर दो। और 1 से 20 में भी 4 से 8 हर्ट्ज का जोन क्या होता है, ये वाला ओलिरेंस का जोन। भाई इतना तो नहीं सहेगा 4 से 8, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे और फ्रीक्वेंसी पूछते हैं पेपर में, 1-2 फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, द अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीट और द अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर। ये आपको रेंज याद करनी है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। सीट के बारे में बात करें, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीट की, तो वो होती है 0.5 to 2 साइकिल पर सेकंड। क्या होती है, 0.5 to 2 साइकिल पर सेकंड, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में क्वेश्चन बनता है कि अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो अनडैम्प्ड सीट फ्रीक्वेंसी है, अगर वो 60 mm की डिस्टेंस है तो उसके लिए कितनी होगी, 1.5 हर्ट्ज, मतलब इसी के बीच में आती है कहीं। तो ये वेरी कर रहा होगा डिस्टेंस के साथ से, मैंने डिस्कस नहीं करा है ना, मुझे पता है इतना, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कंपाइल करके। ये आपको फैक्ट्स एज इट इज याद करने, कोई और तरीका नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या बना, सर अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीट कितनी होगी, 0.5 to 2 साइकिल पर सेकंड। अगर क्वेश्चन ये आता है द अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 76 mm, देन इट विल 1.5 हर्ट्ज, जो उसके बीच में। कैसे याद करोगे, सर जो सीट है वो आधे से 2 है, मैं तो ऐसे याद कर रखा है। अगर आपकी कोई रेंज दे रखी है तो उसको 1.5 कर दूंगा। अगर मुझसे व्हील का पूछेगा तो ये आधे से 2 था, वो 3 से 10 है। ये रहा व्हील का, द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रैक्टर इज 3 to 10 हर्ट्ज। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और तरीका नहीं है। अच्छा, ये 3 to 10 हर्ट्ज के बीच में है, तो पेपर में 5 से 10 भी हो सकता है, 4 से 11 भी हो सकता है, इनके अप्रोक्स से आसपास रहेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो आपके हाईवे पे नॉइस चलती है, जो प्रीडोमिनेंट आपके हाईवे पे चलता है, उसका नॉइस लेवल कितना होता है, 125 से 500 हर्ट्ज। मतलब अगर आप हाईवे या फिर ट्रैक्टर को देखो हाईवे पे चल रहा है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये। तीसरा, अब हम ट्रैक्टर में ना कुछ साउंड, ये एससी का मतलब क्या है, साउंड कंट्रोल। हम ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ कैप फ्लोर पे यूज करते हैं साउंड कंट्रोल करने के लिए। तो पूछा जाता है कि कैप फ्लोर में जो मटेरियल यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज टू डिक्रीज द साउंड लेवल। हमें जो साउंड कंट्रोल करने के लिए हमारा टारगेट होता है वो 80 dB का होता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द टारगेट लिमिट फॉर द रीचिंग द साउंड कंट्रोल लेवल, इट इज 80 dB, व्हिच मटेरियल वी विल यूज, द पॉलीविनाइल क्लोराइड।
अच्छा, अब ये तो ग्राउंड सरफेस से जो ऊपर हम साउंड कंट्रोल करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 125 से 2000 हर्ट्ज। तो ये कोई ये फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स के फिर से कंपाइल करें। ये फैक्ट्स बहुत मेन है। जो सीट की फ्रीक्वेंसी होगी अनडैम्प्ड वो ये हो गई, ट्रैक्टर की हो गई 3 से, वो व्हील टायर्स की जो ये व्हील ये हैं व्हील्स हैं इनकी 3 से 10 हर्ट्ज हो गई। जो उस पर चल रहा है हाईवे पे चल रहा है उसकी 125 टू 500 हर्ट्ज हो गई। डिस्टेंस अगर इसकी बात करें तो ये बीच में आ जाएगा 1.5 हर्ट्ज। अगर मैं ट्रैक्टर साउंड कंट्रोल में जो फ्रीक्वेंसी होगी, देखो याद इसलिए मैंने साथ लिखी, याद हो जाएंगे आपको। ये याद करना है हाईवे के लिए 125 से 500 है, साउंड कंट्रोल के लिए भी 125 है, लेकिन यहाँ पे 2000 है अपर लेवल। याद करना है बस। ऑफलर कैप प्लॉरीमोनोक्लाइड है, इसका टारगेट जो है 85 dB है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है जो हम स्प्रिंग मास करते हैं कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो ये आपके थोड़े फैक्ट होगा, थोड़े और फैक्ट डिस्कस। आपका जो है स्टोरेज रेट के बारे में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है आपके ह्यूमन फैक्टर में जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो यही क्वेश्चन याद करनी पड़ेगी। द स्टोरेज इज इक्वल टू एम माइनस डब्ल्यू ई प्लस, ये इक्वेशन एडिटिव याद करनी पड़ेगी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखो स्टोरेज। स्टोरेज तो इक्वल टू कुछ होगा ही होगा, मेटाबॉलिज्म भी आपको याद रहेगा एम। वी माइनस कर दो, वी क्या है हम, हमें माइनस कर दो भाई, हमें भूल जाओ हमें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को याद रखो। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जब रीड करते हो तो कभी भी रीड करते हो, कभी भी रीड नहीं करते हो, तो प्लस माइनस लगा दो। ये तो भाई याद करने का तरीका है अपना अपना। क्या, मेटाबॉलिज्म स्टोरेज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, हमें भूल जाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को या तो याद रखो या फिर नहीं याद रखो, कहीं पढ़ोगे कभी नहीं करोगे। तो कैसे याद करोगे इस इक्वेशन को, अगर मुझे याद करना है तो कैसे याद करूंगा, एस इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, वी को भूल गया, भूलने का मतलब माइनस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी रीड करूंगा दिन में, कभी नहीं करूंगा, तो प्लस माइनस दोनों। कॉम्प्रिहेंशन भी कभी रीड करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कहीं पढ़ूंगा कभी नहीं पढ़ूंगा। हो गई है इक्वेशन याद। ये क्या आपका स्टोरेज, एम मेटाबॉलिज्म है, डब्ल्यू वर्क प्रोड्यूस्ड है, ई वेपोर ट्रांसपिरेशन है, आर रेडिएशन है, सी कन्वेक्शन है। ये एक नंबर पे पूछ सकता है इक्वेशन को। एस क्या होता है, एस आपका होता है थर्मल बैलेंस। अगर वो एस जीरो है तो आपके थर्मल बैलेंस में है, अगर एस पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एस नेगेटिव है तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा। तो ये फैक्ट याद कर लो। एस तो आपको समझ लो हीट को दिखा रहा है, स्टोरेज हीट ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम है तो कम है। ये बहुत मेन है कि मेटाबॉलिज्म रेट कितना होता है, ये एक ह्यूमन का। जरा बहुत ध्यान से देखना, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। ये आपको याद करना है, मेटाबॉलिज्म रेट 70 से स्टार्ट है, 70 दिमाग में बैठा दो, 70 से 174, 70 टू 174 वोट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, पहले एक क्वेश्चन ये बन गया, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म रेट फॉर अ ह्यूमन। ठीक है, तो वो आपका हो गया 70 टू 174 वोट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें ये पता है, आपको एक फैक्ट और लिखना, जो अगर सीट है इसमें कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है तो जो उसका बॉडी सरफेस एरिया होता है ये आपका होता है 2 मीटर स्क्वायर। सो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन अ ऑपरेटर सिट्स ऑन द ट्रैक्टर, सो इट्स अ 2 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है जिसका सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म रेट कितना होगा, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में है, यानी पर मीटर स्क्वायर इतना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वो हो जाएगा आपका 140 टू 348 वॉट पर मीटर स्क्वायर, नहीं आएगा 140 टू 348 वॉट। ये बहुत मेन है, ये बहुत बार पूछा गया। What is the average metabolism rate for a body which surface area is 2 मीटर स्क्वायर, वो कितना हो गया, इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी वो मेटाबॉलिज्म रेट पूछ लेगा किलो कैलोरी पर आर मीटर स्क्वायर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ये नहीं है कि इसको फैक्ट को याद करने जा रहे हो, अब कन्वर्जन आना चाहिए, इतने फैक्ट्स थोड़ा याद कर लोगे। अगर आप 1 वोट मीटर पर स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे तो वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड, समझ में आया। अब इस मुझे किलो कैलोरी में करना है तो कैसे करूंगा, 1 कैलोरी में कितना होता है 4.18 जूल होते हैं, तो 1 जूल में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लोगे 1 डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी। किलो में है फिर 1000 डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, किलो में 1.418 है, फिर 1000 डिवाइड कर दो, किलो कैलोरी में लाना है तो ये किलो में आ गया। सेकंड को आर में चेंज करना है तो इससे आ गया, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो 1 वोट पर मीटर स्क्वायर अगर आप इसको सोल्व करोगे ये आपका आता है 0.86, बहुत मेन है, 0.86 किलो कैलोरी पर आर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको इससे कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा, इसको 0.86 से मल्टीप्लाई करो लॉल, तो ये 60 आ जाएगा, इसको 0.86 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, इसको 0.86 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसको 0.86 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन है। अगर उसने मेटाबॉलिज्म रेट पूछ लिया किलो कैलोरी पर आर मीटर स्क्वायर में, तो ये है, वो तो कन्वर्जन है ना, यूनिट में खेल रहा है वो। एवरेज बॉडी 2 मीटर स्क्वायर है तो बताओ उसका मेटाबॉलिज्म रेट कितना होगा, वो ये होगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा आता है आपका एक ईटी स्केल। अभी पूछा आता है कि ईटी स्केल होता है जो आपका किस रिस्पॉन्स पे डेवलप किया गया था। इसको 1972 पे डेवलप किया गया था फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे।
किस पे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। इसकी जो ये बहुत मेन है, ये भी ईटी के दो ही फैक्ट हैं, एक तो कब ये लॉन्च किया गया था और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है। जैसे हमने, आप इसको याद कैसे करोगे, हमने कंफर्ट जोन बढ़ा था 18 से 24, याद करो, बीरेबल जोन था, एक कंफर्ट जोन था टेम्परेचर, इसके बाद तुम्हारा ईटी जोन लगभग स्टार्ट होता है। तो याद कर सकते हो 23.9 से 26.7 अप्रोक्स याद रहेंगी फिर चीजें, 24 से 27 तक, तो चीजें ना फिर ऐसे याद रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है